अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ साथ सियासी और मौशी पेचीदगियां बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन सियासतदान दानिशमंदी के बजाय हालात मजीद बिगाड़ने में मसरूफ नजर आते हैं। चाहते ना चाहते हुए इमरान खान साहब आग से खेल रहे हैं। उनकी तोपों का रुख सियासतदानों के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की जानिब भी मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। वो अपने बयानात के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं, यहां तक कि वो तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग को भी कानूनी मानते हैं और दूसरी तरफ फिर इंतकामी कार्रवाई की बात भी करते हैं नाजरीन। और उधर पीडीएम की बात करें तो पीडीएम को भी एमक्यूएम ब्लैकमेल करके अपने मुतालबात मनवाना चाहती है। और अगर हम मुआशी इमरजेंसी की बात करें तो मुआशी इमरजेंसी के जरिए ये कहा जा रहा है कि शायद इंतखाबात 90 रोज में ना करवाने की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है हुकूमत की जानिब से। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी यहाँ पर मौजूद है और उधर मरियम नवाज साहिबा घर से ही ऑपोजिशन का सामना उनको करना पड़ रहा है और उनकी पार्टी को मुस्तहकम करने की मुहिम भी गैर मुस्तहकम दिखाई दे रही है। मुल्क में हर तरफ इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है। आखिर हम क्यों अपनी ही बातों से अपने ही घर को तबाह करने पे तुले हुए हैं, लेकिन अवाम है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रहे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हाफिज तज्जियाकार अनवर रजा साहब और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया है सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, इस वक्त जो पूरे मुल्क में चाहे हुकूमत की बात की जाए, अपोजिशन की बात की जाए, अवाम की बात की जाए, एक क्वेश्चन है चाहे इदारों की बात की जाए जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हम सुनने को हमें मिल रहा है, वो है कि ये इंतखाबात कब होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर कट फैसला सामने है कि 90 रोज के इंतखाबात मुमकिन बनाए जाएं, लेकिन हुकूमत अभी भी हमें रेडी नजर नहीं आ रही है इन इंतखाबात को करवाने के हवाले से। मुख्तलिफ लॉजिक्स दी जा रही हैं सिक्योरिटी की टर्म में, बजट की टर्म में। आप समझते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद हुकूमत आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, या हुकूमत भी इस बात को मुमकिन बनाएगी लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर ही होंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि 90 रोज आइन ने दिए हैं। अगर इस आइन को किसी ने मुअत्तल नहीं किया, किसी ने एब्रोगेट नहीं किया, किसी ने सस्पेंड नहीं किया, तो इनके पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, गवर्नर्स के पास, इंटरम सेटअप के पास इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर हम इस एक्सक्यूजेस को मान लिया जाए तो फिर जो इलेक्शंस ज़िया-उल हक ने 90 दिन का कहा था और उसके बाद वो 9 साल या 11 साल तक उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, तो उसमें और आज के इस इंटरम सेटअप में फर्क क्या है? आपको याद होगा कि जब ये तमाम पीडीएम के मिनिस्टर्स और लीडरशिप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, इन्होंने ऑफर की इमरान खान साहब को, जी अगर आप बाकी जनरल इलेक्शंस कराने में सिंसियर एंड लॉयल हैं तो आप इस तरह कीजिए कि आप इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन मांगने से पहले आप इस तरह करें कि आप दोनों असम्बलियां तोड़ दें, अगले दिन हमसे इलेक्शन ले लें। जब इमरान खान साहब ने इनकी ऑफर एक्सेप्ट की और उसके बाद उन्होंने 2 महीने फिर दिए कि जनाब अब आप मेरे साथ मुज़ाकरात पे आ जाएं और डेडलाइन दे दें, डेट दे दें, तो अपने इस मुतालबे से वो पीछे हट गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कोई रुकावट नहीं बनेंगे और ये आप असम्बलियां तोड़े, अगले दिन हमसे इलेक्शन ले लें। फिर उन्होंने रुकावट बनने की भी कोशिश की। फिर जब वो रुकावटें दूर हो गई तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जनाब ठीक है, अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। फिर इलेक्शन की जब बारी आई तो ना गवर्नर्स ने इलेक्शन की डेट दी और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी, बल्कि चीफ सेक्रेटरी और आईजीज को जब बुलाया और मीटिंग की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो उस पे उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो ना फ्री कम है, हम वो नहीं दे सकते और हम जीबी, आजाद कश्मीर, फेडरल, सिंध और बलूचिस्तान से भी ले लें तब भी पूरी नहीं होती। तो मेरा सवाल ये है कि वो कौन सा मैकेनिज्म होगा कि जब 6 महीने या 4 महीने बाद इलेक्शन होगा पूरे पाकिस्तान में, उस वक्त क्या फरिश्ते उतरेंगे इस इलेक्शन को कराने के लिए? क्या उसके लिए हम हमसायों से नफरी मांगेंगे? तो इसका मतलब है ये लेम एक्सक्यूजेज हैं, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो इलेक्शंस के लिए तैयार हैं जी, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इनसे पूछा जाए कि जब इमरान खान साहब के लोगों ने कहा मैनेज ने कि जी हम वापस आ रहे हैं असम्बली में, फिर उन्हें फटाफट उनको
उनके तोहफा इस्तीफे। दिया 123 या 113 MNA की रेजिग्नेशन का कि जी जिमनी इलेक्शन में चले जाएं। क्या जिमनी इलेक्शन के लिए सलामती भी ठीक है, सिक्योरिटी भी ठीक है, खुद मुख्तारी भी ठीक है, पैसे भी हैं, उसके लिए नफरी भी है, सब कुछ ठीक है और वो पूरे पाकिस्तान में होने हैं। और अगर नहीं है तो जिमनी इसके लिए असम्बलियों के लिए नहीं है। बेसिकली इनकी बदनीयती है और आइन से खिलवाड़ है। शुएब साहब, आइन के हुदूद में रहते हुए ना किसी अदलिया को अख्तियार है, ना इलेक्शन कमीशन को शुएब साहब मेरा इसी से रेलिवेंट एक शुएब साहब मेरा इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। आइन और कानून की अगर बात करें और अगर हम माजी की तरफ देखें तो आइन की इंटरप्रिटेशंस भी किस तरह अदालतों ने की वो भी आपके सामने है। नज़रिया ज़रूरत के तहत जो फैसले किए गए हैं वो भी, उसकी नज़ीर भी आपके सामने है। मुझे ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद फिर कोई नज़रिया ज़रूरत या फिर आइन से हटकर कोई इक़दाम किया जा सकता है, और अगर होगा ऐसा तो उसका रिएक्शन क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये अनवर रजा साहब, मैं नहीं समझता कि नजरिया जरूरत अब जिंदा हो, इसलिए कि हमने इसी नजरिया जरूरत को दफन करने के लिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए कुर्बानियां दी, स्ट्रगल की 2007 से लेकर 2009 तक। और उसके बाद हमारी ये स्ट्रगल सिर्फ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए नहीं थी, हमारी स्ट्रगल थी फॉर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और अगर आज भी कोई अदलिया फिर नजरिया जरूरत को जिंदा करने की कोशिश करेगी तो फिर मैं समझता हूं कि वो अदलिया जो माजी में जस्टिस मुनीर से शुरू होके आगे तक चलती रही, तो मैं नहीं समझता कि उसमें और आज की अदलिया में फर्क होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आज की अदलिया ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और इन सारी चीजों को समझती है और अवाम के पास अब अवेयरनेस है, अवाम के पास अब एक्सेस है इंफॉर्मेशन की। आज व्हाट्सएप है, आज सोशल मीडिया है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज अखबारात है। आज अगर कोई भी जज कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करेगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई फैसला देगा तो उसकी शदीद तरीन अल्फाज में रेजिस्टेंस आएगी। और इस आइन के होते हुए किसी को ये अख्तियार, किसी को ये कॉम्पिटेंस नहीं है वो कहेगी जी हम 90 डेज में इलेक्शन नहीं कराते, और जो कहेगा वो खुद उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन इसमें जो मौशी इमरजेंसी वाला फैक्ट है सर, मौशी इमरजेंसी की सूरत में कहा जाता है कि अगर इस चीज पर कॉन्सिक्वेंसेस तो चले वो तो एक अलग ही चीज है, लेकिन इत्तेफाक अगर हो जाता है कि मौशी इमरजेंसी है तो हम इलेक्शंस को डिले कर देते हैं कि एक ही दफा हम तमाम आम इंतखाबात करवा देंगे बजाय कि हम पहले सूबाई इंतखाबात में जाएं या ज़िमनी इंतखाबात में जाएं। उस सूरत में आइन क्या कहता है? मारिया, पहली बात तो ये है कि ये माशी इमरजेंसी लगा के इनकी आपके अलल्ले तलल्ले और इनकी अयाशियां आप देखें। इन्होंने खुद नासिर खोसा साहब की सरबराही में जो कमेटी बनाई और जिनको कहा जी आप हमें बताएं कि किस तरह हम इकोनॉमी को ठीक करें या बचत स्कीम की तरफ आए, तो उन्होंने सबसे पहले 23 मिनिस्टर से रखिए। आज 83 मिनिस्टर्स वजीरों मुशीर हैं जिनके 45 के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। मुझे ये बताएं, और इनके आप गाड़ियों के साथ चलने वाले आप काफिले देखें, मैं समझता हूं कि ये बादशाहों के यहाँ भी नहीं है जो हमारे यहाँ हो रहा है। सबसे पहला तो माशी अगर इमरजेंसी लगेगी तो पहला काम तो ये होगा कि वजीर आप 23 पे ले आए। दूसरा काम ये होगा कि इन सब की अयाशियां खत्म करें। तीसरा काम ये होगा कि पूरे पाकिस्तान के जस्टिस को फ्री गाड़ी, पेट्रोल, एक्सेस आप फ्री में फैसिलिटीज दे रहे हैं वो सारी की सारी बंद करें। ये तो उन्होंने करना नहीं है। ये मुल्क को अच्छा, फिर मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि आप 113 या 123 मेंबरान का जिमनी इलेक्शन कराने पे तो आपके पैसे नहीं लगते, उसके लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको पता है कि 3 महीने बाद दोबारा वो असेंबली डिसॉल्व हो जानी है और उस इलेक्शन कराने का कोई फायदा नहीं है, वो तो आपको कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। तो क्या ऐसी इमरजेंसी डिक्लेयर करके, अव्वल तो इन्हें करनी ही कभी नहीं है, इमरजेंसी डिक्लेयर करके आइन किसी जगह इजाजत नहीं देता कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएं और इलेक्शन को आगे ले जाएं। आइन की दफा 105 हो या 224 हो या इलेक्शन एक्ट हो, किसी जगह इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारे लेम एक्सक्यूजेस हैं, ये इनकी बदनीयती है जिसकी बुनियाद पर
ये इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं। शोएब साहब, मेरा Basically, मेरा ये इसी से सिर्फ और रेलिवेंट एक सिर्फ क्वेश्चन है। चाहते ये हैं। तो बात आपने आइन और कानून की बिल्कुल बजा आपकी बात, चूंकि हम भी आइन और कानून से मुताल्लिक 98 से देखते चले आ रहे हैं। मुझे ये बताइए, हुकूमत को जो हमें महसूस होता है, जो हम ग्राउंड रियलिटीज़ का अगर जायज़ा लें, तो हुकूमत को इस वक्त इंतखाबात सूट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जो आवाम से वादा किया था उनको महंगाई से निकालने का, उससे तो वो पूरा नहीं कर सके, बल्कि अब IMF के प्रोग्राम के बाद दोबारा महंगाई का एक तूफान आएगा। शायद ये वजह है, इसलिए हुकूमत हीले बहाने कर रही है। और आप समझते हैं इन हीले बहानों की वजह से अब जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत चैलेंज कर सकती है, और अगर कर सकती है तो उसका नतीजा आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या गवर्नर वो चैलेंज कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन बेसिकली पार्टी है, डायरेक्शन भी इलेक्शन कमीशन को है। हुकूमत तो चैलेंज ही नहीं कर सकती, बिकॉज इलेक्शन हुकूमत को तो देखे ना, फेडरल गवर्नमेंट तो पार्टी नहीं है ना, उसका काम है। पार्टी तो है पंजाब गवर्नर, और गवर्नर पंजाब हो या इंटरम सेटअप हो, उनका तो काम ही यही है कि वो इलेक्शन कराएं। डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर वो चैलेंज करना चाहे, लेकिन उनको वहां से भी मायूसी होगी, बल्कि ज्यादा सख्त किस्म की डायरेक्शंस इंशाल्लाह आएंगी, और उसका इनको उन डायरेक्शंस को मजीद मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो तमाम कंसर्न अथॉरिटीज को, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, बल्कि वो इसके बारे में मैंने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट की हैसियत से भी पिटीशन फाइल की है, और वो भी उम्मीद है कि इनके साथ ही शायद लग जाए। गए तो उसका इफेक्ट ये होगा कि फिर दोनों असेंबलियों के इलेक्शन बहरहाल इनको अपने टाइम पे कराने होंगे। इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, और न ही इनके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन है जिसको ये कहें कि नहीं जनाब इसका बहाना बना के। बेसिकली इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। लेकिन मुझे ये बताइएगा शोएब साहब, इत्तेफाक करता हूँ, ये फरमाइएगा, महंगाई मुकाओ मार्च देकर ये फरमाइएगा, लोगों को रिलीफ देने, ये फरमाइएगा, ये आलम है कि $19 बिलियन से ये $2 बिलियन पे रिजर्व ले आए, और जीडीपी ग्रोथ जो 6% थी आज वो माइनस पे चली गई है, 0% से भी नीचे चली गई है। मैं शोएब साहब इसी तरफ आपको लाना चाह रहा था। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये हुकूमत दहशतगर्दी की आड़ में, कि दहशतगर्दी बढ़ रही है, या माशी सूरत को बुनियाद बनाकर इलेक्शन को डिले कर सकती है? ऐसी आइन में प्रोविजन मौजूद है कि मुल्क में जब एमरजेंसी हालात हों तो इंतखाबात को डिले किया जा सकता है? पहली बात तो यह है कि इस तरह की कोई रीजन, कोई सर्कमस्टांसेस आज मौजूद ही नहीं है। दूसरी बात है कि आइन इस बात की इजाजत नहीं देता कि इंटरम सेटअप, जो कि बड़े फैसले तो दूर की बात है, वो किसी की पोस्टिंग ट्रांसफर करने का भी अख्तियार नहीं है कि वो उनको इंटरम सेटअप को बिठा दे और इंडेफिनिट पीरियड के लिए उनको कहें तुम बैठे रहो और हम इलेक्शन नहीं कराते। आइन इस बात की इजाजत ही नहीं देता, और ये मुमकिन ही नहीं है। इनको इसलिए आज वक्त पे इनको तैयारी करनी चाहिए पीडीएम को, और इलेक्शन में मुकाबला करना चाहिए इमरान खान साहब का। जो भी अवाम जिनको वोट दे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन को पार्टी नहीं बनना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के तौर पर इम्पार्शियल लेना चाहिए, ताकि वो उनकी साख उस तरह मुतासर ना हो, और इलेक्शन की क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुआ तो आज जो मुल्क की इकोनॉमिक तबाही हम देख रहे हैं, इससे ज्यादा बुरे हालात हो जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी के पास भी ये जस्टिफिकेशन है कि कोई दहशतगर्दी, मुझे आप बताएं कि खुदा न खास्ता 2002, 2007, 2008 और 2013 के जब इलेक्शन हुए थे, बदतरीन किस्म की दहशतगर्दी थी, जिसमें बशीर बलोच शहीद हुए थे, जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी। किस तरह के हादसात से हम गुजर रहे थे। आज तो हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। ये भी इनकी नाकामी है। सिक्योरिटी के मामलात हो, इकोनॉमिक कंडीशंस हो, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो, जितना और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, ये जितनी 10 महीनों में ये तबाही आई है, मैं समझता हूं कि माजी में कभी हमने नहीं देखी। शोएब साहब, इसके साथ साथ मैं इस तरफ भी आऊंगी, इमरान खान साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसके ऊपर आपका टेक चाहूंगी। एक तरफ तो इमरान खान साहब सियासतदानों पर तो बयानात बाजी उनकी चलती रहती है, लेकिन साथ साथ तनकीद का निशाना वो इस्टेब्लिशमेंट को भी बनाते हैं, और फिर अल्टीमेटली पता चलता है कि इमरान खान साहब अपने ही बयानात के बोझ तले दब चुके हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट इमरान खान साहब में वो कह रहे हैं कि तोशा खाना भी लीगल है और फॉरेन फंडिंग भी लीगल है। इस पर सर आपका क्या टेक है? लीगल का है, तोशा खाना
उन्होंने रूल रेगुलेशन के मुताबिक चीजें ली हैं। आगे फर्ज करो मैंने किसी से चीज खरीदी है, मैं उस पे रूल रेगुलेशन के मुताबिक एक चीज मेरी बन जाती है, तो मैं उसको फेंकूं, मैं उसको किसी को मुफ्त में दूं, किसी को मैं जाय कर दूं, वो किसी को बेचूं, कोई उस अथॉरिटी को नहीं पूछ सकता। हाँ, ये सिर्फ एक इल्जाम लगा सकते थे कि जो असेसमेंट एंड इवेल्युएशन कमेटी है उन लोगों ने गलत असेसमेंट की है। आज तक कैबिनेट डिवीजन के तो किसी एक अफसर को उन्होंने शोकाज नोटिस नहीं किया। जब वो नहीं करेंगे तो इसके केस में कोई जान नहीं है। हाँ, एक केस बन सकता है, वो भी यूसुफ जो कि बना हुआ है रेफरेंस, अब पता नहीं खत्म ना हो गया हो क्योंकि नए लॉ बदल गए हैं, जो यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने कायदे कानून के खिलाफ कि गाड़ियां नहीं ले सकते थे, उन्होंने ली हैं। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने जब कहा है कि जिसने तहफ लिए हमारे पास उसकी तफसील लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, ये तो बड़ा सीक्रेसी है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट से हम नहीं देते। तो बात ये है कि तोशाखाना में कुछ भी नहीं है। और आगे आते हैं आप फॉरेन फंडिंग वाला केस। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पब्लिक के पैसों से या उनके चंदे पे चलती है, बाकी पार्टियां इस तरह का नहीं करती। ये वाहिद पार्टी है जिसने रिकॉर्ड रखा हुआ है। ये भी इलेक्शन कमीशन की बदनीयती है। हनीफ अब्बासी वर्सेस इमरान खान वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2017-18 में यह तय करके इनको भेजा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स को आप चेक करें। अच्छा, एक का आपने फैसला कर दिया 1 साल पहले, बाकियों को आप हाथ ही नहीं लगा रहे, उनको लेके बैठ गए हैं। उन्होंने कहा क्रॉस बोर्ड इकट्ठे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के फैसले करें। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चूंकि सूट करता है कि इनके खिलाफ चले, उसमें भी कुछ नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक सजा है इलेक्शन एक्ट के तहत, या इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर था 2002 वाला, वो है कि अगर आपने प्रोहिबिटेड फंडिंग से पैसे लिए हैं तो वो पैसे जब्त हो जाएंगे, उसके अलावा कोई सजा नहीं है। शुएब साहब, जिस बात की शुएब साहब, इसी से रेलिवेंट मेरा एक क्वेश्चन था, मुझे ये फरमाइएगा, बताइएगा कि आप कानूनदान होने की हैसियत से समझते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस और तोशाखाना केस में और ग्राउंड रियलिटीज को देखते जाएं, अगर आप सियासी माहौल को, तो इमरान खान साहब को नाअहल होता देखते हैं इन केसेस में? देखिए, पहली बात तो यह है, अगर तो कानून और आइन की नजर में देखा जाए तो कोई नाअहली नहीं बनता, ठीक है। लेकिन हमारा माजी इस हवाले से बहुत खतरनाक है कि हमने जुडिशरी के जरिए जुल्फकार अली भुट्टो को एलिमिनेट किया, हमने नवाज शरीफ को फारिग किया, हमने उसके मुताबिक वो नजरिया जरूरत के मुताबिक फैसले किए, जैसे हाजी सैफुल्लाह केस समझे, बाकी फैसले आप देख लें। तो माजी में ये खराबियां रही हैं। अगर हमारा आप देखें, अगर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखें तो उसमें इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट शुएब साहब का इंटरनेट आई थिंक थोड़ा सा लैग कर रहा है। मारिया, मुझे यहाँ पर एक बात याद आती है कि मैं यही शुएब साहब से क्वेश्चन पूछना था, चले इस पर मैं भी कमेंट करता हूँ कि फिर अगर इमरान खान साहब को अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें, तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस देखें, तो मैं अगर माजी में जाऊँ तो फिर तो मुझे ये भी दिखाई देता है कि नवाज शरीफ साहब का जो केस था कि जिसपे उन्होंने अपने बेटे से वो तनख्वाह नहीं ली, उस बुनियाद पर उन्हें भी नाअहल कर दिया गया। शुएब साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आ रही है। तो मुझे ये बताइएगा, मुझे ये सवाल एक मेरे जहन में जन्म ले रहा था कि अगर सारी ग्राउंड रियलिटीज़ का आपने जिक्र किया, आइन और कानून की बात की इमरान खान साहब से मुतालिक, तो क्या फिर माजी में जो नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, उसको आप, उस फैसले को आप जायज़ समझते हैं? इस पे शामिल कुछ साहब ने कमेंट भी किया था एक दफ़ा कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो फैसला है वो गलत है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये जो फैसला आया था, दैट एक्सटेंड के जो इन्होंने उसकी इन्फ्रेंस ड्रा की थी, वो नहीं होना चाहिए था, मैं उसको गलत समझता हूँ। अच्छा, उनके खिलाफ जो होना चाहिए था वो था जो आज एवनफील्ड अपार्टमेंट में जिसमें वो रह रहे हैं और जिसके ऊपर आज तक उन्होंने सिर्फ कतरी खत लेकर आ गए थे और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी थी, जो रीजंस थी उनको जो सब्स्टिट्यूट किया वो गलत किया। मेरी राय ये है, यानी जो चीजें आपके पास एविडेंस, कंक्रीट एविडेंस मौजूद थी, आपको उसके ऊपर नाअहली करनी चाहिए थी, या कन्विक्शन जो नीचे सब्सिक्वेंटली हुई उसकी बुनियाद पर करनी चाहिए थी, ना कि एक ऐसे मफरूजे के ऊपर जिसका आपके पास कल कला गुंजाइश या इंटरप्रेशन बन सकती है कि आइन के तहत आप लोगों ने या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई इशू क्रिएट करके उनको फारिग किया है, बजाय इस बात के उस पे करते
जो आपके पास स्ट्रॉन्ग Point और taken. एविडेंस मौजूद थी। पॉइंट टेकन। फिर आप जो माजी के फैसले हैं उनको भी समझते हैं कि कहीं ना हुए थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम को। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन साहब। ब्रेक के बाद भी इनके साथ कंटिन्यू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है वो कहाँ लीड होती दिखाई दे रही है, और भी बहुत सारे मामला उस पर बात करेंगे। ब्रेक का वक्त है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद मैं आऊँगी शहबाज गिल साहब के उस बयान की तरफ जिसके ऊपर डॉक्टर रमेश कुमार साहब को काफ़ी बुरा लगा, और जिसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज़ भी हुए। और उस बयान के ऊपर शहबाज गिल साहब अब दोबारा गए डॉक्टर रमेश कुमार साहब के पास, उनसे सॉरी भी की, मौजरत भी की। एक दफ़ा हमको सुनवा देते हैं, फिर इस पर डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ भी, फिर उनसे ही बात करेंगे। हुई वो ना होती तो बेहतर थी। मैं आपको जाहिर बातों से तकलीफ पहुंची होगी, मैंने जो बात की वो उस दिन वो उस तरीके से ना होती। मैं एक लफ्ज कहा गया जिसका मुझे बाद में खुद भी अफसोस हुआ कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो मुझे उसका अफसोस है। हम बराबर हैं पाकिस्तान में, ग्रीन और वाइट जो हमारे परचम में है वो बराबर के राइट्स हैं, और मेरे अल्फाज से आपको या माइनॉरिटीज के किसी भी लोगों को जो तकलीफ पहुंची उसका मुझे बहुत शदीद अफसोस था। इस वजह से मैं आपको बता दूँ। चेयरमैन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर अब तो आपके पास चलकर आए शहबाज गिल साहब, मौजरत भी की, तो अब तमाम इख्तिलाफात खत्म हो चुके हैं? देखिए बिल्कुल, मैंने अपनी जो काउंसिल थी उसको मैंने उसी टाइम कह दिया, क्योंकि हमारी टीचिंग भी है ये है और हमारा धर्म भी ये कहता है, हमने बड़ों से भी ये सीखा है, और सिंध की रवायत भी ये है कि अगर कोई घर पे आ जाए और उसको उस गलती का एहसास हो तो फिर आदमी को बड़ापन दिखाना चाहिए। ऐसे अल्फाज जो थे और जो डैमेज हुआ वो तो मैं समझता हूँ लॉस को तो कवर नहीं कर सकते, मगर जब घर आ गए तो मैंने उस चैप्टर को मैंने क्लोज कर दिया। मैंने कहा मैंने आपको माफ कर दिया। तो डॉक्टर साहब, आप नहीं समझते ये एक अच्छी रवायत है कि सियासत में अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसको तस्लीम करते हैं और फिर उसका अजाला करने के लिए आप बिल्कुल बाबांगे दोहल इसकी माफ़ी भी मांगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने बड़े पन का मुजाहरा किया, और आप दोनों मिलकर अपने कायद इमरान खान साहब को भी तो समझाइए कि वो भी अब गलतियाँ करना छोड़ें और लोगों को माफ़ करें और आगे बढ़ें इस मुल्क के लिए। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर आदमी, मैं हमेशा साल का जब आखिर आता है तो मैं अपना एक आर्टिकल भी लिखता हूँ, क्या खोया क्या पाया जी। ऐसे आदमी को दिन को रात को जब सोए तो उठे, सोने के टाइम पे खुदा का शुक्राना अदा करे, और सुबह उठे तो कि मैंने कल जो गलती की थी वो आज नहीं करूँ जी। थोड़ा सा आदमी को अपने जहन के अंदर ये चीजें रिकॉल करनी चाहिए, तो फिर गलती नहीं होगी। मैंने आज यही शहबाज गिल को कहा कि मैंने खान साहब को, जब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी, जब पहले 2013 में, जब मैंने कहा था कि मुझे आप एथिक्स के ऊपर लेक्चर देने दें कि मैं पार्लियामेंटेरियन को लेक्चर दूं। मेरे 21 साल, मेरी 2002 से लेके 2023 तक 21 साल बहुत बड़ा अरसा है। 21 साल के अंदर पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के बाहर या किसी चैनल के ऊपर मेरी किसी से भी कोई ऐसी बदतमीजी वाली लैंग्वेज, या मैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में भी रहा, मगर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये मेरा अखलाक, ये मेरी तरबियत, ये मेरी तमीज और तहजीब है। और ये पॉलिटिक्स के अंदर जब तक एथिक्स नहीं होगी तब तक आपके अंदर जो है वो वहां पे मुआशरे के अंदर सुधारा नहीं आ सकता। मगर हमारे पास सिर्फ पीटीआई नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, अभी इस वक्त जो कल्चर बन चुका है, मैं फिर भी अगर तमीज और तहजीब देखता हूं वो पीपुल्स पार्टी में देखता हूं कि वो फिर भी लिहाज ये वो कर देते हैं, अल्फाजों का चुनाव अच्छा करते हैं, मगर बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कहें कि किस किस्म की लैंग्वेज यूज करते हैं, क्या करते हैं। आज जो ये जो नानकाना साहब वाला जो वाकया है जी, मैं समझता हूँ मुझे जब मारिया, मैं आपको बताऊं, जब 19 जून 2014 की जब जजमेंट के लिए 9 फरवरी 2014 को जब मुझे चीफ जस्टिस तजुक हुसैन जिलानी ने बुलाया, मुझे कहा कि मैं माइनॉरिटी के लिए स्टेटमेंट अपना जजमेंट देना चाहता हूं, आप मेरे लिए, मुझे आप सपोर्ट करें यहाँ पे।
उस वक्त मेरे आर्ग्यूमेंट के अंदर पहली ये चीज थी कि मुआशरे को बेहतर करने के लिए हमें करिकुलम के ऊपर जो फोकस करना चाहिए, और मेरी पहली पॉइंट ये थी। और आज हम देखें कि हम लोगों को, बच्चों को जो तरबियत दे रहे हैं वो मेन एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन होती है। हमने वो तरबियत ही नहीं, माँ बाप उस किस्म की तरबियत देते हैं, नहीं मदरसे उस किस्म की तरबियत देते हैं, नहीं मंदिर उस किस्म की तरबियत देते हैं, नहीं स्कूल के सब्जेक्ट उस किस्म की तरबियत देते हैं। तो जो हमारे मुआशरे के अंदर जो चीजें डेवलप हो रही है, मैं समझता हूँ उसका हमें भुगतना बहुत पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, आप नहीं समझते कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके रवैये और उनकी सोच की वजह से पोलराइजेशन जो है वो बढ़ रही है, और इसको हमें कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं पहले भी ये कहता था, जब खान साहब के साथ था तभी मैंने खान साहब को कहा था कि आप हमेशा नेल्सन मंडेला की बात करते हैं, आप मदीना रियासत की बात करते हैं, और मेरी इन दोनों के ऊपर रिसर्च है। मैंने मदीना रियासत के ऊपर भी रिसर्च की हुई है, मैंने नेल्सन मंडेला के ऊपर, और उन्होंने जो है वो माफ करने, उन्होंने आपने तो जुल्म देखे ही नहीं थी, मगर उन्होंने जुल्म के बाद उन्होंने माफ करने का जो है वो हमें सबक सिखाया था। आप मुल्क की खातिर, आपको अच्छा माहौल मिला है, आप आगे बढ़े, वो भी नहीं बढ़े। आज जहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है और जो जिस किस्म की पॉलिटिक्स ये जो चल रही है, मैं समझ रहा हूँ ये भी हमें, आज हमारी मुल्क की इकोनॉमी, हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, हर चीज हमारी दांव पे लगी हुई है, मगर आज भी हमारा फोकस उस तरफ नहीं है। तो जो पढ़े लिखे, जो सुलझल लोग हैं, उनको इस चीज के ऊपर फोकस करना, जब तक उस चीज के ऊपर फोकस नहीं होगा, बिल्कुल मैं समझता हूँ मुआशरे को भी खराब कर रहे हैं जी, और हम अपने मुल्क के लिए भी खराब कर रहे हैं। मेरे पास जैसे आज आए, मैंने जब ये इसकी थी कि खान साहब कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, वो अब जैसे ये मामला है, पता है कि इमरान खान की जो अपना एक एटीट्यूड है, मैं अगर यहाँ पे होता, मेरे पास डिसीजन होता, मैं कहता कि अभी मेरी हुकूमत है, मैं 2 बंदों को नॉमिनेट करता कि आप जमान पाक खान साहब के पास चले जाएं कि मुल्क की खातिर आप आए, एपीसी में बैठे और मुल्क की दहशतगर्दी के ऊपर हम बात करें। किसी न किसी को आगे जो है बढ़ना चाहिए और सामने वो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, और हमें बहुत सारी चीजों को एथिकली भी लेकर चलना चाहिए। सर साथ ही रहेगा, शुएब शाहीन साहब आपकी तरफ आऊंगी, थोड़ा सा आगे भी प्रोसीड करेंगे। इस वक्त जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन तो बढ़ती जा ही रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो बयानात बाजी है वो काफी एग्रेसिव होती जा रही है। इमरान खान साहब ने बयान दिया है, सर वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के खिलाफ फौज के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए है। आप इमरान खान साहब के इस मुतालबे से कितने एग्री करते हैं सर? शुएब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शुएब साहब से राब्ता दोबारा करने की कोशिश करेंगे। रज़ा साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ये काफी एक जो मुतालबा है इमरान खान साहब का, वो इस वक्त जुबान ज़द-ए-आम है, और जो इमरान खान हैं जिस तरह से वो क्राउड पुलर भी हैं और आवाम उनके साथ खड़ी है, और हर किसी का ये सवाल भी है कि बाजवा साहब के अगेंस्ट जो है फौज के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए और तमाम चीज़ें जो है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। आप इमरान खान साहब के इस मुतालबे को कितना इससे एग्री करते हैं कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए मारिया, इससे इमरान खान साहब का जो मुतालबा है, इससे माशरे में और जो मैं समझता हूँ कि सियासत में मज़ीद बेगाड़ पैदा होगा, क्योंकि हमने माजी के अगर दरीचों में जाएं और हमने देखा है कि आज तक जितनी इंक्वायरियाँ हुई हैं, जो कुछ हुआ है वो सब आपके सामने है। और खान साहब का ये मुतालबा कि बाजवा साहब के ख़िलाफ़ फ़ौज के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सियासत की नज़र हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इससे खान साहब को कुछ हासिल नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हमें माजी की चीज़ों सब से सबक सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, खान साहब जिस तरह जो इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक उनके इल्काबात थे वो भी हमें याद हैं, जो सियासतदानों से मुतालिक वो गुफ्तगू फरमाया करते थे वो भी हमें याद है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम तलखियों को भूल कर हमें आगे बढ़ना होगा। माजी में किसने क्या किया, देखिए उससे हमें सबक ज़रूर सीखना चाहिए, उसे हमें एक्सपीरियंस के तौर पर ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम उन चीज़ों को अगर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे पाँव
वहां पर रुक जाएंगे। मारिया, मेरा ख्याल है कि शुएब साहब भी हमारे साथ हैं। अगर आप ये सवाल जरा शुएब साहब से पूछे तो ज्यादा वो बेहतर शुएब आंसर साहब, मैं दे आपसे सकेंगे। सवाल रिपीट भी करूंगी। इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है और वो ये बात एक वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहते थे कि जनरल बाजवा साहब के खिलाफ फौज के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए, ये उनका मुतालबा है। मैं हल्का सा आपके सामने अगर बैकग्राउंड रख दूं तो बहुत सारे मुतालबात वन बाय वन इमरान खान साहब ने रखे हैं, चाहे वो अर्ली इंतखाबात के हवाले से हो या चाहे वो इस इंक्वायरी के हवाले से हो। अभी तक एज सच पॉलिटिकल गेन इमरान खान साहब लेते हुए दिखाई नहीं दिए, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब इलेक्शन की डेट नहीं ले सके। आपको लगता है कि ये मुतालबा इमरान खान साहब का जायज भी है और पूरा भी होना चाहिए? देखिए, एक तो है पॉलिटिकल गेन तो खैर उन्होंने बहुत किया है। अगर आप मार्च पिछले साल की उनकी पॉपुलैरिटी देखें और आज देखें तो मैं समझता हूँ आज वो पॉपुलैरिटी के उरूज पे है, इसलिए अच्छा। पॉलिटिकली तो उन्होंने गेन किया है जहाँ, और इसलिए पीटीएम भाग रही है इलेक्शन ना कराने से कि इलेक्शन नहीं कराएं। दूसरी बात ये है कि क्या उनका मुतालबा जायज है या ये पूरा होगा कि नहीं। जायज तो उनका मुतालबा है। अगर आप जावेद चौधरी को दिए जाने वाले इंटरव्यू को ही अगर उठा ले, अगर आप परवेज इलाही की स्टेटमेंट को ही उठा ले, तो इट इज सफिशिएंट कि उनके इस एक्ट के खिलाफ इंक्वायरी विद इन दी उनके अपना जो एक तरीकाकार है जिसके अंदर वो उस पर होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि क्या इनका मुतालबा माना जाएगा कि या नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, क्योंकि देखें परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, उन्होंने 2 दफा आइन को तोड़ा और उसके बावजूद उनको उनकी इस जजमेंट के होने के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट ने उनको मुल्क से भागने पे मावन साबित हुई, उनको फैसिलिटेट किया और वापस आकर के भी फौजी एजाज के साथ उनको दफनाया गया। इसलिए मैं नहीं समझता कि जो उनका मुतालबा है इस वक्त फौरी तौर पर माना जाएगा, या हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने इस सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को बेहतर करेगी और पॉलिटिक्स से अपने आप को बाहर करेगी। और जिसने पॉलिटिक्स में अपने आप को शामिल किया है या हुकूमतें गिराने और बनाने में अपना रोल अदा किया है, कौन के खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी या एक्शन होगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज भी बहुत सारे लोगों की एक राय है कि फौज अभी तक अपने आप को पॉलिटिकल नहीं कर पाई, इसलिए अभी तक जब तक उनके सारी सिर्फ स्टेटमेंट काफी नहीं होती। देखिए ना, आखिरी दिनों में बाजवा साहब ने खुद कहा कि फौज जो है वो पॉलिटिकल हो गई है फरवरी 2021 से ऑनवर्ड, लेकिन अगर उनका अपना इंटरव्यू आप उठा ले तो उनके इंटरव्यू के अंदर एडमिशन है उन तमाम फैक्ट्स की, जिससे ये तासुर मिलता है कि उन्होंने हुकूमतों को गिराने और हुकूमतों को बनाने में बड़ा रोल अदा किया। तो अगर ऐसा है तो एस्टेब्लिशमेंट की तो पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत और इन्वॉल्वमेंट इटसेल्फ एडमिटेड बाय दी बाजवा साहब है। तो बिल्कुल, अब उस पे अब आगे इंक्वायरी होगी नहीं होगी एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाजरीन, मौजूद थे डॉक्टर रमेश कुमार, चेयरमैन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, और हमारे साथ मौजूद थे शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। ब्रेक का वक्त है नाजरीन, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अनवर साहब, हम समझते थे कि मुस्लिम लीग नून में काफ़ी आज़ादी है बातचीत करने की। जब कैप्टन सफदर का बयान सामने आया तो उस पर हम सब ने इसी हवाले से गुफ्तगू भी की, लेकिन अब कुछ खबरें मुख्तलिफ सामने आ रही है। मरियम नवाज साहिबा ने सरजरिश की है कैप्टन राइट सफदर साहब के। उन्होंने ये कहा है कि पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जो भी बयान देगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी की बाकायदा गाइडलाइंस हैं वो भी जल्द ही जारी कर दी जाएंगी। हम समझ कुछ और रहे थे, हो तो कुछ और गया। मारिया, मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है कि अब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो कैप्टन सफदर ने तो अगले 5 साल के लिए स्टेटमेंट दे दिया ना। उन्होंने तो कह दिया कि जो मरियम नवाज साहिबा वो अगले 5 साल के लिए मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनती दिखाई नहीं देती। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, क्या ये पार्टियों में जमहूरियत है, आज़ादी है कि अगर आप हालात व वाक़यात के मुताबिक कोई बात करते हैं तो उस पर आपकी सरजनिश की जाए, ये रवैये दुरुस्त नहीं हैं। इन्हीं रवैयों की वजह से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है उनमें से कुछ तो लोग नाराज़ हैं मरियम नवाज साहिबा के रवैये की वजह से, क्योंकि वो बड़ी एरोगेंट हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं
कि जो मसलतन सियासी मसलत की वजह से नहीं बोल रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने बात की तो हमें भी नोटिस जारी किया जाएगा, हमारी भी सर्जनिश की जाएगी, इसलिए वो लावा उनके अंदर है और वो कभी भी फट सकता है और उसका नुकसान जमात को होगा। ठीक है, जमात के बगैर आपकी पोजीशन उस तरह नहीं होती, लेकिन जब आप जमात से निकलते हैं डेफिनेटली उस जमात को भी फ़र्क पड़ता है, आपकी शख्सियत को तो पड़ता ही है। और दूसरी बात आप ये देखें कि मरीम नवाज साहिबा जो पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए पंजाब भर का दौरा कर रही हैं, पार्टी मुस्तहकम होने के साथ साथ मुझे गैर मुस्तहकम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। चले अंदर की बात तो अलग से रही, अब तो पार्टी अब तो ये कहिए कि घर के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। तो आप अपने घर से अंदर उठने वाली आवाज़ को दबाना चाहती हैं, तो क्या ये आज़ादी इजहार है? इसको आज़ादी इजहार नहीं कहते। लिहाजा आपको अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपको दूसरा अपने रवैयों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा जो बयान था कैप्टन सफदर साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो का बयान अब नहीं चलेगा। अब ये पार्टी का नैरेटिव है जिसके ऊपर पार्टी वोट भी लेगी और आगे इसी नैरेटिव को लेकर जल्द से जुलूस में भी जाएगी। आप क्या समझते हैं कि क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी पार्टी को आप ज्वाइन करते हो, किसी पार्टी का पार्ट होते हो, तो उसकी कोई आपकी गाइडलाइंस होती है जो आपने फॉलो करनी होती हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये वाला जो बयान था कैप्टन सफदर साहब का, ये दुरुस्त बयान है? देखिए, उन्होंने जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट से जमात के राब्ते थे उनसे मुतालिक उन्होंने ये गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बल्कि ये क्वेश्चन रेज किया है कि बताइए अगर ये बात थी तो फिर वोट को बयानिए के जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था उसको आपने खत्म क्यों किया, तर्क क्यों किया? देखिए, ये सवाल तो बनता है, लेकिन अगर पार्टी के अंदर बैठकर अगर ये सवाल किया जाए ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, देखिए मारिया, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर भी बात की जा सकती है, लेकिन जब पार्टी के अंदर आपकी राय को मुकद्दम में नहीं जाना जाएगा, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी, तो मुझे बताइए फिर आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म रहेगा कि आप पब्लिक में आकर बात ना करें? देखिए, और दूसरी बात ये भी मुमकिन है कि अब ये वोट को इज्जत दो के बयानिए के हवाले से जो कैप्टन सफदर ने कहा है, इस पर आप देख लें जमात ने कैसा यू टर्न लिया। अब आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल किया करते थे वो भी आपने ख़त्म कर दी, क्योंकि लगता यह है कि अब आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहते हैं। शायद ये इसी वजह से आप वोट को इज्जत दो उस वक्त आपको सूट करता था, और अब वोट को इज्जत दो और वोटर को इज्जत दो अब आपको सूट नहीं करता। अब आपको ये सूट करता है कि आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे रवाबित हो, ताकि आप अपने सियासी मुखालफिन को मज़ीद प्रेस कर सकें। देखिए, जब इस तरह के रवैये प्रवान चढ़ेंगे सियासी जमातों में, वो किसी भी सियासी जमात की मैं बात करता हूँ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, PTI, तो फिर इसका नुकसान ओवरऑल अगर आप देखें जमहूरियत को होगा, और जब जमहूरियत को नुकसान होगा तो फिर जमहूरियत इस मुल्क में पनपेगी नहीं। यही वजह है कि 70 बरस से ज़ायद हो गए हैं कि हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है नाम नेहाद, वो ना तो पनप पाती है और ना ही जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो अपना वक्त पूरा कर सकती हैं। इसलिए सियासी दंगल है अनवर रज़ा साहब, उसमें जमहूरियत को दिन ब दिन हम नुकसान होता ही देख रहे हैं, उसमें कोई हम फ्रूटफुल कोई चीज़ होती भी नहीं देख रहे। वक्त ख़त्म हो चुका है। बहरहाल हम कल नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।